तो आज हमारे पास भारत की कहानी के दो बिल्कुल अलग सिरे हैं, केरल और बिहार। हमारे सोर्स मटेरियल में एक कमाल की रिपोर्ट है जो इन दोनों की तुलना करती है। ये कहानी ये भारत के दो ऐसे भाइयों जैसी है जो एक ही घर में पले बढ़े, पर आज एक की गिनती दुनिया के सबसे विकसित समाजों में होती है और दूसरा वो अभी भी अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पर सबसे दिलचस्प बात, आज ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए इस पहेली को खोलते हैं। बिल्कुल। और हम सिर्फ आंकड़ों में नहीं उलझेंगे, हम उन गहरी वजहों को समझने की कोशिश करेंगे, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक, जिन्होंने इन दोनों राज्यों को इतने अलग रास्तों पर डाल दिया। ये सिर्फ दो राज्यों की नहीं, बल्कि इंडिया के अनइवन डेवलपमेंट की कहानी है। जब हम इन दोनों राज्यों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले तो नक्शा ही दिमाग में आता है, जो बिल्कुल अलग है। एक तरफ समंदर के किनारे बसी एक हरी भरी पट्टी और दूसरी तरफ चारों ओर जमीन से घिरा एक विशाल मैदान। क्या कहानी यहीं से शुरू होती है? हाँ, एक बड़े हिस्से में। केरल की बनावट देखिए, एक संकरी तटीय पट्टी है। वहाँ गांव और शहर आपस में ऐसे घुले मिले हैं कि स्कूल, अस्पताल, सड़कें सब तक पहुंचना आसान है। बिल्कुल। वहीं बिहार वो लैंडलॉक्ड है और गंगा नदी उसे दो हिस्सों में बांटती है, खासकर उत्तर बिहार, जहाँ कोसी जैसी नदियां हैं, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। यूं ही नहीं कहते। हर साल आने वाली बाढ़ सिर्फ तबाही नहीं लाती, बल्कि जो भी पूंजी या इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसे बहा ले जाती है। सोचिए, हर साल आपकी पूरी मेहनत पानी में बह जाए। ये सिर्फ एक आर्थिक नहीं, एक मनोवैज्ञानिक चोट है। और ऐतिहासिक तौर पर भी तो ये रास्ते बिल्कुल अलग रहे हैं। बिल्कुल। केरल का हजारों साल पुराना समुद्री व्यापार का इतिहास रहा है, जिसने उसे दुनिया के लिए खोला और एक महानगरीय संस्कृति दी। वहां त्रावणकोर जैसी रियासतों और श्री नारायण गुरु जैसे समाज सुधारकों ने बहुत पहले ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। इसके उलट बिहार में अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त नीति आई। अच्छा, वो जमींदारी वाली। हाँ, जिसने लगान वसूलने वाला एक शोषक जमींदार वर्ग बना दिया। हाँ। फिर आजादी के बाद आई माल भाड़ा समानीकरण नीति। उसने तो बिहार के खनिज संसाधनों का फायदा ही उससे छीन लिया, क्योंकि इस नीति के तहत देश में कहीं भी कोयला या लोहा एक ही दाम पर मिलता था। तो नतीजा, बिहार में उद्योग पनप ही नहीं पाए। वाह, मतलब एक को भूगोल और इतिहास ने पंख दिए और दूसरे के पर काट दिए। लेकिन आज लोगों की कहानी क्या है? मैंने पढ़ा है कि बिहार में भारत की सबसे युवा आबादी है। लगभग 58% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। इसे जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं ना, मतलब जहां काम करने वाले लोग ज्यादा हों और उन पर निर्भर लोग कम। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बिहार के पास युवाओं की एक जबरदस्त ताकत है, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। केरल की आबादी बूढ़ी हो रही है, पर वहाँ साक्षरता 96% है। इसके बावजूद वहाँ शिक्षित बेरोजगारी, यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरियों की कमी, वो नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। अच्छा। दूसरी तरफ बिहार में साक्षरता दर कम है और कॉलेजों की संख्या आबादी के हिसाब से देश में सबसे कम। स्वास्थ्य में भी यही फर्क है। केरल में शिशु मृत्यु दर है लगभग 6 प्रति हजार, जो यूरोप के देशों जैसा है। हाँ बिल्कुल। और बिहार में ये 27 से 30 के करीब है। एक मिनट, तो केरल के पढ़े लिखे लोग नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं और बिहार के युवा काम की तलाश में हैं। यहाँ कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे एक पहेली के दो हिस्से हों। और यहीं पर यह कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। इन दोनों राज्यों के बीच एक अनोखा रिश्ता है, जिसे अर्थशास्त्री प्रतिस्थापन प्रवासन या रिप्लेसमेंट माइग्रेशन कहते हैं। रिप्लेसमेंट माइग्रेशन। हाँ, केरल के स्किल्ड युवा बेहतर सैलरी के लिए खाड़ी देशों या यूरोप चले जाते हैं। उनके जाने से जो शारीरिक श्रम वाले काम जैसे कंस्ट्रक्शन, खेती खाली होते हैं, उन्हें भरने के लिए प्रवासी मजदूर आते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह की अदला बदली है। एक तरफ ब्रेन ड्रेन और दूसरी तरफ लेबर गेन। इसे एक सहजीवी आर्थिक आलिंगन कह सकते हैं। ये एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। बिहार में एक मजदूर को जहां दिन के 300-400 रुपए मिलते हैं, वहीं केरल में उसी काम के लिए 700 से 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। सच तो ये है कि आज केरल की अर्थव्यवस्था इन अतिथि श्रमिकों के बिना ठप पड़ जाएगी, और ये मजदूर जो पैसा घर भेजते हैं वो बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। केरल सरकार ने तो इनके लिए आवास जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी शुरू की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि केरल और बिहार सिर्फ दो अलग अलग राज्य नहीं है, बल्कि एक ही आर्थिक शरीर के दो ऐसे हिस्से हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं।
केरल हमें सोशल वेलफेयर का पाठ पढ़ाता है, तो बिहार दिखाता है कि ऐतिहासिक चुनौतियों के बावजूद लचीलापन क्या होता है। और इन दोनों सच्चाइयों के बीच की खाई को पाटना ही शायद आज इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये डीप डाइव एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है ना? भारत के भविष्य के लिए कौन सा रास्ता ज्यादा टिकाऊ है? केरल का हाई वेलफेयर मॉडल जो बाहर से आए श्रम पर निर्भर है, या बिहार की चुनौती जो अपनी विशाल युवा आबादी को घर पे ही एक आर्थिक शक्ति बनाने का सपना देख रहा है?